विग्रो में आपका स्वागत है। आपका स्मार्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो आपको व्हाट्सएप पर सीधे रियल टाइम स्टॉक मार्केट की जानकारी और अलर्ट देता है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, FIIs, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई इनके खरीदने या बेचने से बाजार पर बड़ा असर पड़ता है। तो चलिए आज इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। FIIs भारतीय इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के लिए क्यों इतने जरूरी हैं और आजकल खबरों में भी इनकी इतनी बात क्यों हो रही है, आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये FIIs आखिर होते कौन है, अगर आसान भाषा में समझाना हो तो? देखिए, ये मूल रूप से बड़े बड़े विदेशी फंड्स होते हैं। आप समझ लीजिए जैसे विदेश के म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड या फिर हेज फंड, बीमा कंपनियां। ये सब भारत जैसे देशों के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। अच्छा। और हाँ, इन्हें इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ता है, ये जरूरी है। ओके। और ये किन सेक्टर्स में ज्यादातर पैसा लगाते हैं? इनका फोकस ज्यादातर बड़े सेक्टर्स पर रहता है, जैसे IT हो गया, बैंकिंग, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो इकोनॉमी के पिलर्स हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये तो समझ आया कि ये कौन है, पर ये विदेशी निवेशक भारत के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? मतलब इनका इतना इम्पैक्ट क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण तो है पैसा। ये अपने साथ बहुत सारा विदेशी कैपिटल, मतलब पूंजी लाते हैं। इससे होता यह है कि बाजार में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तरलता। ओके। आसान शब्दों में कहें तो शेयरों की खरीद बिक्री बहुत आसान हो जाती है। ओके, लिक्विडिटी। और इससे भारत की ग्लोबल इमेज पर भी कोई फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। जब इतने बड़े विदेशी फंड्स भारत में पैसा लगाते हैं तो दुनिया में एक संदेश जाता है कि भारत एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। इससे हमारी वैश्विक साख बेहतर होती है। और रुपए और हमारे फॉरेक्स रिजर्व का क्या, उस पर भी असर होता होगा? जी हाँ, सीधा असर। जब FIIs डॉलर्स लाते हैं तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। इससे रुपये को भी स्थिरता मिलती है। और एक और बात है, ये निवेशक जिन भारतीय कंपनियों में पैसा लगाते हैं ना, उनसे अक्सर बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उम्मीद रखते हैं। मतलब कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही। हाँ, बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। इससे कंपनियों के स्टैंडर्ड सुधरते हैं, जो लॉन्ग टर्म में अच्छा है। ठीक है, तो फायदे तो काफी दिख रहे हैं। बाजार को गहराई मिलती है, लिक्विडिटी आती है, निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, लेकिन क्या इसके कुछ नुकसान या रिस्क भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सबसे बड़ा जोखिम है अस्थिरता, मतलब वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी। हाँ, जब FIIs अचानक, वो भी बड़ी मात्रा में, बिकवाली शुरू कर देते हैं तो बाजार में एकदम से घबराहट फैल सकती है और तेज गिरावट आ सकती है, जैसा हमने हाल में देखा भी था। अच्छा, हाँ। इसका बुरा असर खासकर छोटे निवेशकों के पोर्टफोलियो पर पड़ सकता है। और ये हॉट मनी वाली बात क्या है? अक्सर से गए इनके पैसे को हॉट मनी कहते हैं। हॉट मनी का मतलब है कि ये पैसा जितनी तेजी से आता है ना, माहौल बदलने पर उतनी ही तेजी से वापस भी जा सकता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा नहीं आता। ओह, अच्छा। और एक और बात, अगर FIIs बहुत ज्यादा पैसा एक साथ ले आएं तो रुपया जरूरत से ज्यादा मजबूत हो सकता है। ये तो अच्छी बात हुई ना। सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है। उनका सामान विदेशों में महंगा हो जाता है, तो कंपटीशन में टिकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक बैलेंस जरूरी है। समझ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब FIIs खरीदते हैं तो निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर जाते हैं, और जब बेचते हैं तो गिरावट आती है। क्या ये इतना सीधा कनेक्शन है? मोटे तौर पे हाँ, ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है, लेकिन हमेशा इतना सीधा भी नहीं होता। जैसे हाल का ही उदाहरण ले, 2025 के मध्य में, मान लीजिए जुलाई अगस्त के आसपास, FIIs ने भारी बिकवाली की थी। हाँ, की थी। उस समय IT, ऑटो, फाइनेंस जैसे कई सेक्टर्स में काफी गिरावट देखी गई, लेकिन तब हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी DIIs ने मोर्चा संभाला। DIIs मतलब? जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स। हाँ, बिल्कुल। भारतीय म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड्स, उन्होंने जमकर खरीदारी की और बाजार को काफी हद तक गिरने से बचाया। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब FIIs बाहर निकलते हैं तो DIIs एक तरह से स्टेबलाइजर का काम करते हैं, बाजार को संभालने की कोशिश करते हैं। सितंबर में जो थोड़ी रिकवरी दिखी, उसमें DIIs का बड़ा रोल था। ये तो इंटरेस्टिंग है कि DIIs अब इतने पावरफुल हो गए हैं।
तो ऐसे में आम निवेशकों को FIIs के आने जाने पर कितना ध्यान देना चाहिए? देखिए, नजर रखना तो जरूरी है। रिटेल निवेशकों को FIIs के ट्रेंड्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर ग्लोबल सिग्नल से जुड़े होते हैं। ग्लोबल सिग्नल्स मतलब? जैसे ना हो रही है, डॉलर कैसा चल रहा है, ये सब चीजें FIIs के फैसलों पर असर डालती हैं। अच्छा। जैसे हाल ही में जो मिड 2025 में FIIs की बिकवाली हुई, कई एक्सपर्ट्स उसे अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से जोड़ रहे थे। साथ ही कुछ लोग कह रहे थे कि भारतीय बाजार शायद थोड़े महंगे हो गए थे, मतलब वैल्यूएशन कंसर्न्स थे। तो क्या लगता है, ये निवेशक वापस आएंगे? क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो यही है, भारत में अगर पॉलिसी रिफॉर्म्स जारी रहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मतलब अर्थव्यवस्था के बड़े संकेतक स्थिर रहते हैं, तो FIIs का भरोसा बना रहेगा, वो वापस आ सकते हैं। लेकिन कब आएंगे और कितना पैसा लाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो ये तो साफ है कि FIIs की हर चाल को समझना, फिर ग्लोबल संकेतों पर नजर रखना, ये सब आम निवेशक के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इसमें काफी रिसर्च और टाइम लगता है। सही कहा। और यहीं पर वैग्रो जैसे टूल काम आ सकते हैं। FIIs के इन उतार चढ़ावों के बीच वैग्रो आपको व्हाट्सएप पर रियल टाइम ट्रेडिंग अलर्ट और बाजार की जरूरी जानकारी भेजता है, ताकि आप मार्केट के मूव से अपडेटेड रहें और कोई जरूरी मौका चूक ना जाएं। हाँ, टेक्नोलॉजी इसमें काफी मदद कर सकती है। आज हमने FIIs के बारे में काफी सारी बातें की। जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हाँ जरूर। जैसे जैसे भारतीय बाजार में DIIs और रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है, क्या FIIs पर हमारी निर्भरता वाकई कम हो रही है? और अगर ऐसा है, तो इस बदलते हुए बैलेंस का भारतीय बाजार के लिए लॉन्ग टर्म में क्या मतलब हो सकता है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है, इस पर सोचना तो बनता है। चलिए, इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, याद रखें, डिस्क्लेमर, ये चर्चा सिर्फ शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है। कोई भी निवेश करने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।